हेलो सी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मस्त शानदार हैं और ज़बरदस्त है। तो आज की कक्षा में बच्चों हम लोग बात करने आए हैं लेवरेजेस चैप्टर में। किसके बारे में? फाइनेंशियल डिसीजन के एक और कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसे हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक फाइनेंशियल डिसीजन का कॉन्सेप्ट है वो समझा, कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको समझा। आज वैसे ही एक और कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जिसका नाम क्या है? लेवरेजेस। लेवरेजेस जो है बिजनेस के जो फिक्स खर्चे होते हैं ना उसके हिसाब से होती है। लेवरेजेस क्या बोलता है? बिजनेस के जो फिक्स खर्चे होते हैं उसकी वजह से हमें रिस्क और रिवॉर्ड दोनों मिलता है। इस पूरे चैप्टर में यही समझना है हमें। इसमें हमारे पास में लेवरेज जो आएंगी वो तीन टाइप की आएंगी। ऑपरेशनल लेवरेज आएगी, हमारे पास में फाइनेंशियल लेवरेज आएगी और हमारे पास में इन दोनों की वजह से आएगी टोटल लेवरेज। ठीक है ना? तो टोटल लेवरेज आएगी। ठीक है, तो ये हमें समझना है इसमें। बट लेवरेज के अंदर में एक वर्ड छुपा है, लीवर। पहले ये समझते हैं ये लीवर क्या होता है जी। देखो, आप लोगों ने कभी साइकिल का पहिया देखा होगा। वो पहिया जब पंचर हो जाता है तो उसको खोलने के लिए ना क्या होता है, ऐसे दो टूल्स का यूज किया जाता है ना। एक को फंसाया जाता है और दूसरे से खोला जाता है। अब ये जो फंसाया है ना, ये कुछ चीज फिक्स कर दी है इसमें। उस फिक्स करने की वजह से ना हमारा फोर्स थोड़ा कम हो जाता है। तो कोई फिक्स चीज जब भी आती है ना उसकी वजह से जब फोर्स लगाता है फोर्स कम हो जाता है और हमारे को रिजल्टेंट जो चीज है ना वो आराम ही से मिल जाती है ना, आराम से मिल जाती है। जैसे टैप की बात करते हैं, आप लोगों ने कभी से नलका या टूटी देखी होंगी जिसमें एक जगह पे हमारा हिंज होता है जो फिक्स रहता है। फिर जब मैं इस लीवर को ऊपर नीचे करता हूं ना, इस लीवर को ऊपर नीचे करता हूं तो हमारा वो क्या रहता है कम फोर्स में काम बन जाता है। सोचो, अगर इसकी जगह मुझे इसको खींचना होता बार बार ऊपर तो ये बहुत फोर्स लेता है, ये बहुत फोर्स लेता है। ठीक है, तो ये हमारा एक डिफिकल्ट काम को आसान करने में हेल्प करता है। तो फिक्स कॉस्ट जो वैसे ही बिजनेस में होती है ना, वो एक जो चीज फिक्स पड़ी है ना उसकी वजह से हमारा हल्का सा एफर्ट बढ़ाया, हल्का सा एफर्ट लगाया तो हमारे को ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है। अब यहाँ एफर्ट किसकी टर्म्स में होगा? सेल्स इंक्रीज करने की टर्म्स में। जैसे मैं बिजनेस में हल्की सी सेल्स इंक्रीज करता हूं ना तो मुझे रिवॉर्ड ज्यादा मिलता है बिकॉज ऑफ दिस फिक्स कॉस्ट। बट ऑब्वियस सी बात है, आज सेल्स बढ़ाने की वजह से रिवॉर्ड मिल रहा है, बट अगर सेल्स घट गई ना तो हो सकता है कि हमारा रिवॉर्ड भी सिग्निफिकेंटली घट जाए। तो वो हमारा रिस्क भी बढ़ा देगा कि हमारी सेल्स अगर घटी, हमारे एफर्ट में कमी हुई तो हमारा रिस्क भी बढ़ जाता है। कह रहे हैं हाँ, हर बिजनेस में ऐसे ही तो होता है। यस, तो बिजनेसेस के अंदर में ही डिफरेंट टाइप की फिक्स कॉस्ट होती हैं, वही हमें समझना है। ठीक है ना? जैसे बिजनेस के अंदर में अगर मैं बात करता हूं बिजनेस के ऑपरेशंस में क्या फिक्स कॉस्ट होती है, तो बिजनेस के ऑपरेशन में रेंट हो गया, कुछ एम्प्लॉयज की फिक्स सैलरीज होती हैं, चाहे आप काम करो ना करो। जैसे कोरोना काल का टाइम था, उस टाइम पर कुछ फिक्स सैलरीज तो देनी पड़ेंगी। कुछ हमारे कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है वो हमें देना ही पड़ेगा, है ना। ऐसे डेप्रिसिएशन का कॉस्ट भी एक टाइप का फिक्स ऑपरेशनल कॉस्ट होता है बिजनेस में। इसकी वजह से जो हमारे पास में लेवरेज पैदा होती है उसको हम ऑपरेशनल लेवरेज बोलते हैं, बिकॉज बिजनेस के ऑपरेशन की वजह से है। और इसके जो खर्चे होते हैं उसको हम फिक्स ऑपरेशनल कॉस्ट बोलते हैं, या फिर इसको हम जनरली कई बार एफसी लिख के रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब फिक्स कॉस्ट लिख कर रिप्रेजेंट करते हैं। बट इसके अलावा भी और टाइप की फिक्स कॉस्ट होती है। जब एफसी लिखा हो तो मतलब वो फिक्स ऑपरेशनल कॉस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, फिक्स ऑपरेशनल कॉस्ट बिजनेस के ऑपरेशंस की वजह से आता है और ऑब्वियसली जब रिवॉर्ड पैदा करेगा तो ये ऑपरेशनल लेवरेज पैदा करेगा, बट जब ये रिस्क पैदा करेगा तो उसको हम बिजनेस रिस्क बोलेंगे, बिकॉज ये बिजनेस के ऑपरेशंस की वजह से आता है। ठीक है, ओके। इसको मेजर करने का तरीका होता है हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। फिर आता है हमारा फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज जो होगा, यस, वो हमारा बिजनेस के फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से होगा। देखो, बिजनेस के अंदर में हम जब फाइनेंस लेते हैं, मतलब लोगों से पैसा लेते हैं, तो उनको हमें फिक्स रिटर्न देना पड़ता है। तो वो जो फिक्स रिटर्न देना पड़ता है वही मेरा बिजनेस का फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट है। जैसे मैंने डेट लिया तो डेट के केस में मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा हर टाइम पीरियड में सेम अमाउंट का। तो जो सेम अमाउंट जा रहा है वो फिक्स जा रहा है, उसी को हमने बोला इंटरेस्ट को यहां पर फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। या फिर जब मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहीं से रेस करता हूं तो मुझे उनको प्रेफरेंस डिविडेंड देना होता है, विच इज अगेन अ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। ठीक है, अगेन ये एक रिवॉर्ड पैदा करेगी सेल इंक्रीज करने में, और ये हमारे लिए फाइनेंशियल रिस्क पैदा करेगी हमारी अगर सेल डिक्रीज हो जाती है। तो ये फाइनेंशियल रिस्क पे बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसको मेजर करने का तरीका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज होता है। इसको हम शॉर्ट में डॉल बोलते हैं और इसको हम शॉर्ट में डीएफएल बोलते हैं। ठीक है ना, डॉल मतलब डीओएल, यहाँ पे ये डीएफएल। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं एक साथ लेना चाहूं, मतलब मैंने बोला बिजनेस के ऑपरेशन एज वेल एज फाइनेंस के जो फिक्स कॉस्टेस हैं उनको अगर एक साथ लेकर
मैं चेक करना चाहूँ मेरे बिजनेस में क्या रिवॉर्ड पैदा हो रहा है, तो वो हमारा कंबाइंड लेवरेज की वजह से पता चलता है, ठीक है। और अगर मैं इस पे रिस्क देखूंगा तो वो रिस्क क्या बन जाएगा, मेरा टोटल रिस्क बन जाएगा। तो बिजनेस एज वेल एज फाइनेंशियल रिस्क जो होगा, उन दोनों को अगर एक साथ देखते हैं तो वो हमारा कंबाइंड लेवरेज बनता है। इसको मेजर करने का तरीका हमारा डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज होता है, ठीक है ना। ओके, अब आप लोगों ने इनकम स्टेटमेंट तो देखी है ना, आप लोगों ने इनकम स्टेटमेंट तो देखी है यस गाइस। जो अगर आपने इनकम स्टेटमेंट देखी है ना, तो इनकम स्टेटमेंट में हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले बिजनेस की सेल्स होती है, उसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, बिजनेस के जो वेरिएबल खर्चे हैं उसको माइनस किया, फिर हमें कंट्रीब्यूशन मिलता है, उस कंट्रीब्यूशन में से हमें क्या माइनस करना होता है, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करना होता है। जैसे ही मैं बिजनेस में फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करूंगा ना, तो मुझे क्या मिलेगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या फिर मैं इसको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोल सकता हूं, ठीक है ना। फिर मैं इसमें से इंटरेस्ट माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और मैं अर्निंग बिफोर टैक्स भी बोल सकता हूं। इसमें से टैक्स माइनस करते हैं तो हमें अर्निंग आफ्टर टैक्स मिलता है, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, नेट इनकम या अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर मिलता है, EAES भी लिखते हैं इसको कई बार, ठीक है। इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो हमारे को बिजनेस के अंदर में अर्निंग पर शेयर मिलेगा, दैट इज एक शेयर ने कितना कमा के दिया। अब बिजनेस के जो ऑपरेशंस हैं उसके खर्चे कहां तक माइनस हुए, ये देखो, वेरिएबल खर्चा और फिक्स खर्चा, डेप्रिसिएशन होगा, बाकी कुछ रेंट वेंट होगा, वो सब कुछ इसके अंदर डाल देंगे तो ये सारे हमारे यहां तक माइनस होकर हमें क्या मिल रहा है, बिजनेस का EBIT मिल रहा है। ये मेरा बिजनेस का EBIT मिल रहा है। अब उसके बाद सबसे पहले हम क्या माइनस करते हैं, इसमें इंटरेस्ट माइनस करते हैं। अब ये मेरे फाइनेंशियल खर्चे हो गए, तो ये मेरा फाइनेंशियल लेवरेज पैदा कर रहा है। इससे पहले मेरा क्या पैदा कर रहा है, ऑपरेशनल लेवरेज पैदा कर रहा है, ठीक है ना। अब ये मेरा इंटरेस्ट हो गया और मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड, दोनों ही बिजनेस के फिक्स खर्चे हैं, तो ये मेरे को क्या दे रहे हैं, ये फाइनेंशियल लेवरेज दे रहे हैं। और टोटल अगर मैं देख लूंगा तो मेरे को क्या मिलती है, इनसे कंबाइंड लेवरेज मिलती है। तो ये आपको समझना होगा कि कौन से पार्ट से हमें ऑपरेशनल लेवरेज मिलती है, कौन से पार्ट से हमें फाइनेंशियल लेवरेज मिलती है, ठीक है ना। तो ऑपरेशनल लेवरेज कहां से कहां थी, सेल से EBIT में। तो अगर मैं ऑपरेशनल लेवरेज समझना चाहता हूं तो मैंने एक एग्जांपल लिया आपका कि मेरी एक छोटी सी स्टोर थी, है ना, जिसमें सिर्फ 10,000 करोड़ की सेल होती थी, ठीक है। उस 10,000 करोड़ स्टोर मतलब कि बहुत बड़ी ऐसे लाइक कुछ एक कंट्री वंट्री में फैली हुई स्टोर थी हमारी, ठीक है ना, कुछ ऐसे करते थे कारोबार, ठीक है। तो सेल 10,000 करोड़ की थी। उस 10,000 करोड़ के अंदर में से 3,000 करोड़ के मेरे वेरिएबल खर्चे थे। कंट्रीब्यूशन मेरा 7,000 करोड़ बचा, क्योंकि इसमें से इसको माइनस कर दिया तो मेरा 7,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन आया। अब बिजनेस में मैंने बोला फिक्स कॉस्ट घुसाई 2,000 करोड़ की, मतलब बिजनेस में जैसे मैंने बड़ी बड़ी मशीनरी सेटअप कर रखी है, मैंने लैंड बाय कर रखा है, ऐसे ऐसे करके मैंने कुछ फिक्स खर्चे घुसा रखे हैं बिजनेस के अंदर में, जो कि मेरे 2,000 करोड़ के बन के आ रहे हैं, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन वगैरह उन सब चीजों पे हमने बांध लिया, ठीक है ना। तो मेरा 2,000 करोड़ का फिक्स कॉस्ट आ रही है। फिर मेरा EBIT आया, दैट इज बिजनेस की अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, बिजनेस की अर्निंग, है ना, वो है हमारा 5,000 करोड़ का, मतलब 5,000 बोल दिया हमने, यहाँ पे 5,000 आया मेरा, ठीक है। ओके, क्लियर है। अब समझो मैंने बिजनेस में और जोर लगाया, जैसे ही मैंने और जोर लगाया मैंने अपनी सेल 20% से इंक्रीज करके 12,000 कर दी। अब खर्चे देखो, वेरिएबल खर्चों का क्या मजेदार वाली बात है ना, अगर सेल 20% से बढ़ाई है तो मेरे ऑटोमेटिकली वेरिएबल खर्चे भी 20% से बढ़ जाते हैं। अब इसमें से इसको माइनस किया तो मेरा 7,000 था, तो इसमें से इसको माइनस किया तो 8,400। अगर अब तुम चेक करोगे ना, इसका भी 20% ये बढ़कर हमारा 8,400 बन रहा होगा, ठीक है ना। अब ध्यान समझना, फिक्स कॉस्ट का मतलब यही है कि सेल बढ़ाने की वजह से फिक्स कॉस्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, इंपैक्ट सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में आता है, बिकॉज ये तो फिक्स खर्चे हैं, है ना। इट्स जस्ट लाइक कि मैंने कोई लैंड बाय कर रखी थी या मैंने किसी जगह चीज को रेंट पे ले रखा था, तो उसका रेंट तो फिक्स ही जा रहा है, मेरी सेल बढ़े या कम हो, अनटिल अनलेस मैं नई चीज ना हो ले रहा हूं, है ना। तो ये मेरे बिजनेस का फिक्स खर्चा है। तो अगर मेरा फिक्स खर्चा नहीं हिला तो अब देखो, पहले मेरा EBIT 5,000 था, अब ये 6,400 हो गया। यहां इंक्रीज 20% का था, बट यहां इंक्रीज ये 28% का हो गया। मतलब सब कुछ सही में चल रहा था, जैसे ही फिक्स कॉस्ट घुसी, क्योंकि वो चेंज नहीं हुई, तो मेरे बिजनेस में उसके फिक्स रहने की वजह से मेरे को अर्निंग 20% से ज्यादा 28% मिली, 20% से ज्यादा मुझे 28% मिली, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। अब इसको मेजर करने के लिए कि कितना रिवॉर्ड मिल रहा है, कितना रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है ना, तो उसको मेजर करने के लिए हम देखते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, है ना, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज या डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज, ठीक है। दैट इज डन बाय, हम दो तरीके से करते हैं इसको। एक तरीका होता है हमारा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, ठीक है, दैट इज फिक्स कॉस्ट से पहले डिवाइडेड बाय फिक्स कॉस्ट के बाद में, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT तुम यहां से निकाल लो, या फिर परसेंटेज चेंज इन EBIT जो हमारा ये बढ़े वैल्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन हमारा
सेल्स या परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट या परसेंटेज चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन, ये तो तीनों सेम ही वैल्यू है, तो इसलिए हम बोलते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज होती है हमारी परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, जो इसमें चेंज होगा वो ज्यादा होगा, है ना, डिवाइडेड बाय में जो हमारा परसेंटेज चेंज इन सेल्स। देखो बेसिकली क्या है, हमारा सेल्स में चेंज देखोगे या फिर वेरिएबल कॉस्ट या कॉन्ट्रीब्यूशन वो सेम ही है, वो 20% ही है, इसको इससे डिवाइड किया तो भी 1.4 आया, या मैं कॉन्ट्रीब्यूशन को ईबीआईटी से डिवाइड करूं तो भी मेरा 1.4 ही आएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये क्या बता रहा है, ये मेरा ये बता रहा है कि बिजनेस के अंदर में लेवरेज 1.4 है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास में बिजनेस में सेल बढ़ाने से मेरे को फायदा होने वाला है, सेल बढ़ाने से मुझे फायदा होने वाला है। जैसे ये वैल्यू 1 से ऊपर जाती है मतलब मेरी सेल इंक्रीज करने पे मेरा फायदा होने वाला है, ठीक है ना, समझ में आपको। ओके, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का हमने फॉर्मूला क्या देखा, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी और परसेंटेज चेंज ईबीआईटी बाय में परसेंटेज चेंज इन सेल्स, या मैं इसकी जगह में वेरिएबल कॉस्ट भी बोलूं या कंट्रीब्यूशन भी बोलूं तो भी बात सेम है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कह रहे कि ये क्या करता है, कह रहे इट मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्रपोर्शनेट चेंज। डिस्प्रपोर्शनेट चेंज का मतलब क्या है कि जो हमारा चेंज सेल्स में हुआ ना उससे अलग प्रोपोर्शन में चेंज हमारा ईबीआईटी में हुआ, मतलब हमारी सेल्स चेंज करने से जो अर्निंग पे इफेक्ट पड़ा वो सेम प्रोपोर्शन में नहीं है, वो अलग प्रोपोर्शन में, ये 20% तो 28% हो गया, ठीक है ना। तो ये वो मेजर करने में हमें हेल्प करता है, ठीक है, क्लियर है। चलो अगेन, अगर मेरी पॉजिटिव लेवरेज है, पॉजिटिव लेवरेज मतलब कि मेरे को वहां से रिवॉर्ड मिलेगा सेल इंक्रीज करने पे, तो उस केस में मेरा डॉल का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। अगर मेरे बिजनेस में कोई फिक्स कॉस्ट है ही नहीं तो मेरा डॉल 1 होगा, जैसे यहां पे देखो इस केस में मेरा है ही नहीं, है ना, फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, तो जितना कॉन्ट्रीब्यूशन उतना ईबीआईटी, तो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी इज माय डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज डॉल, तो 7000 बाय 7000 मेरा 1 बन गया। तो अगर मेरा डॉल का वैल्यू 1 आ गया तो इसका मतलब इसमें कोई फिक्स खर्चा था ही नहीं, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट था ही नहीं, ठीक है ना। अगर व्हेन ईबीआईटी इज नील, अगर ईबीआईटी नील आया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप ब्रेक इवन पॉइंट पे आए हैं, मैं पहले ये बता रहा हूं, ठीक है। अगर मेरा ईबीआईटी 0 होता है ना, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, आगे आएगा भी, सही मैं बताऊंगा आगे, बट अभी ध्यान रखना ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। सर ब्रेक इवन पॉइंट तो हमारा कुछ और नहीं होता था बेटा, वो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा पिछले चैप्टर में हमने, ये ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट है। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट में ईबीआईटी 0 होता है और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में ईबीटी 0 होता है ना। ईबीआईटी के अंदर में से जब इंटरेस्ट माइनस करते तो ईबीटी आता है ना, तो वो 0 होता है, तो वो मेरा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है। तो इस केस में हमारा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट होता है, और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर में मेरा डॉल इन्फिनाइट आएगा। ऑब्वियसली 7000 को 0 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी लाइक नॉट डिफाइंड वैल्यू, बट इसको इन्फिनाइट भी बोल सकते हो, ठीक है। ओके, यस। नेगेटिव लेवरेज, नेगेटिव लेवरेज का मतलब क्या है, नेगेटिव लेवरेज का मतलब हो गया कि मेरा रिस्क हो रहा है, रिस्क ज्यादा है, अभी आप उतनी सेल नहीं बना पा रहे हो जिससे मेरे धंधे की अर्निंग हो, है ना। देखो मेरे बिजनेस की अर्निंग नेगेटिव आ रही है, ब्रैकेट में कोई वैल्यू लिखते हो तो वो नेगेटिव होती है, तो मेरे बिजनेस की अर्निंग नेगेटिव आ रही है। अगर मेरा डॉल नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब मेरे बिजनेस में इतनी सेल नहीं है कि मेरा ईबीआईटी पॉजिटिव आ सके, ठीक है ना। तो उस केस में डॉल की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। ओके, नाउ फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है, बिजनेस में जो फाइनेंसिस लिए हैं उसकी वजह से जो मैं फिक्स्ड कॉस्ट पे कर रहा हूं तो उसका लेवरेज मिलता है। एग्जांपल के तौर पे समझो, अगर मेरे बिजनेस में सारा मेरा पैसा लगा होता, उस पैसे को बोलता मैं इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है ना, उसको हम इक्विटी का पैसा भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो मान लेते हैं मैंने 500 करोड़ इन्वेस्ट करके 100 करोड़ रुपए अर्निंग करी है ना, तो मैंने कितना कमाया, कह रहा है 100 बाय 500 इंटू 100 दैट इज 20% कमाया। बट अगर मान लो मैं इसमें से 100 करोड़ अपने लगाता इस प्रोजेक्ट में और बाकी 400 करोड़ मैं किसी से उधारी पे लेता, डेट में ले लेता, अब ये डेट जब मैं लूंगा ना ऑब्वियसली ये मेरा कम परसेंटेज में होगा जो मेरा रिटर्न का रेट होगा, इससे ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो ये मेरा 8% पे लिया मैंने, तो 400 करोड़ में 8% इंटरेस्ट रेट पे मेरा साल का इंटरेस्ट कितना जा रहा, कह रहा मेरा साल का इंटरेस्ट जा रहा 8% ऑफ 400 करोड़ 32 करोड़ रुपए। कमाई कितनी हुई 100 करोड़, तो 100 करोड़ में से मैंने 32 करोड़ काटे, बाकी 68 करोड़ किसकी जेब में जाएंगे, कह रहे हैं मेरी जेब में। तो मैंने 100 करोड़ लगा के 68 करोड़ कमाए, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ 68%। जस्ट बिकॉज कि मैंने किसी और से पैसा लिया, क्योंकि अब किसी और से पैसा ले रहा हूं तो उसको मुझे उतना परसेंटेज रिटर्न में नहीं देना जितना मैं अपने लिए एक्सपेक्ट करूंगा, उसको मैं 8% दूंगा, जबकि मैं अपने लिए 20% बना रहा हूं। तो जो बाकी बचा हुआ पैसा है ना वो मेरे लिए लेवरेज के काम कर रहा है, दूसरे के पैसे का मैं बेनिफिट उठा रहा हूं, है ना, कि मुझे उसको 32 करोड़ रुपए देना है, जबकि अगर 20% के हिसाब से होता तो मुझे 20% ऑफ 400 करोड़ कितना देना पड़ता, 80 करोड़ देना पड़ जाता। बट बाकी बचा हुआ जो 48 करोड़ है ना वो मेरे खाते में आया, जिसकी वजह से मेरा
अर्निंग ज्यादा हो गई, क्योंकि उसने तो फिक्स ही मांगा, उसने तो कोई रिस्क लिया ही नहीं ना। रिस्क मेरा है कि मैंने तेरे को 32 करोड़ देने, चाहे धंधे में कम पैसा कमाऊं या ज्यादा पैसा कमाऊं। तो यहां से मेरे को ये फाइनेंशियल लेवरेज पैदा हुई, जिसकी वजह से मेरा रिटर्न 20% से बढ़कर 68% हुआ। फर्क क्या था कि मैंने किसी और से पैसा लिया, उसको उतना नहीं देना जितना मेरा रिटर्न एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना। ओके, अब मैं क्या जाऊंगा, कह रहा है मैं चांदी करूंगा, कह रहा है मेरे पास में 500 करोड़ थी, मान लो 100 करोड़ का पहला प्रोजेक्ट उठा, ऐसे कोई 100 करोड़ में दूसरे में किया, तीसरे में किया, चौथे में किया, पांचवें में किया, और हम अडानी भाई साहब की तरह अमीर बन गए। अडानी जी ऐसे तो कर रहे हैं, वो बिजनेस में मैक्सिमम पैसा बाहर से लोन पर लेते हैं और उसका लेवरेज उठाते हैं, है ना। ऑब्वियसली उनको पता है वो सेल्स बढ़ाने के उनके पास में तरीके हैं। बट अगर ऐसा ना होता, मान लो मेरे बिजनेस में सिर्फ 30 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता, तो उस केस में या 30 करोड़ की अर्निंग होती, तो उस केस में क्या होता, मेरा 30/500 इंटू 100 दैट इज 6% की अर्निंग। कह रहा है कोई बात नहीं, कमाई तो हुई, टेंशन ना लो। बट अगर मैंने बोला कि मैंने जो डेट लिया वो मेरा 8% के रेट से ही है, अब देखो मेरा बिजनेस का रिटर्न 6% का मैंने कमाई करी है, मैंने को देना है 8% पे, तो मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरा किससे हो गया, है ना, मेरा किससे इससे ज़्यादा, इससे कम हो गया। तो ये मेरा अगर इससे कम हो गया तो अब नुकसान होने वाला है, क्योंकि मुझे इनको देना कितना है, मुझे इनको देना है 400 करोड़, 400 इंटू 8% दैट इज 32 करोड़ रुपए। कमाई 30 करोड़ की, तो 30 माइनस 32 माइनस 2 करोड़ का लॉस हो गया। अब ये लॉस कौन बियर करूंगा, ये भी मैं बियर करूंगा, ये भी मैं बियर करूंगा। पहले चलो कुछ नहीं, 30 करोड़ का प्रॉफिट तो था, बट अगर मैंने, मेरी सेल कम हुई और मुझे सेल कम करने की वजह से मेरा अर्निंग कम आया, तो अगर मेरा अर्निंग कम आया तो उस केस में मेरे को क्या होगा, उस केस में मुझे भारी भरकम लॉस होने वाला है। और अगर मेरे को लॉस होगा, ठीक है, तो उसका बिजनेस का फायदा है क्या, मेरे लिए लेवरेज उस केस में नेगेटिव पड़ गई, लेवरेज उस केस में नेगेटिव पड़ गई। तो इसीलिए यहाँ पे इसका ही काम रिस्क का किया, यहाँ पे काम रिवॉर्ड का किया था, है ना। जब तुम कमा रहे थे पहले 20%, अब तुम कितना कमा रहे हो, तुम अपना 68% कमा रहे हो, वाह। यहाँ पे बल्कि उल्टा बढ़ गया, पहले कुछ तो 30 करोड़ तो कमा रहे थे, बट अब यहाँ क्या हो रहा है, -2 करोड़ कमा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे तो नुकसान हो गया, ठीक है। क्लियर है गाइस, क्या ये बात समझ में आई आपको, क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट। यस, अच्छा, कोई बच्चा ये मेरे को बोल सकता है, अरे सर आपने यहाँ पे 100 करोड़ रुपए लगाया, है ना, 100 करोड़ रुपए कमाया, यहाँ तो सर सिर्फ 68 ही कमाया, कमाई कम होगी। बेटे 500 करोड़ रुपए 100 करोड़ का कमाया था, यहाँ मैंने 100 करोड़ पे 68 करोड़ कमाया, है ना। ये 500 पे 100 कमाया था, ये 100 पे 68 कमाया, तो परसेंटेज वाइज ज़्यादा हो गया ना। मैं इसीलिए तो बोला कि ऐसे 100 करके, मान लो मेरे पे 500 पड़े तो मैं 5 प्रोजेक्ट ऐसे उठा सकता हूँ, तो 5 उठाऊंगा, तो मेरा कमाई एक्चुअल में मेरा 5 प्रोजेक्ट में 340 करोड़ हो जाएगी। तो ये बेसिकली है अच्छा खासा मुझे यहाँ पे लेवरेज है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब इसको हम दूसरे एंगल से समझते हैं, ठीक है ना। हम इनकम स्टेटमेंट रूप से समझते हैं। मान लो मेरे बिजनेस में मैंने सेल किया, अगेन 10,000 का, वेरिएबल कॉस्ट 3,000 कटा, कंट्रीब्यूशन आया 7,000, फिक्स कॉस्ट मेरी 2,000 थी बिजनेस की, ये फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इसमें से काटा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया, उसमें से मैंने इंटरेस्ट काटा 2,000 का, तो मुझे ईबीटी आया। अब मेरा इंटरेस्ट भी फिक्स है, जैसे मेरा बिजनेस का फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट था फिक्स, वैसे ही मेरा इंटरेस्ट भी फिक्स है। इंटरेस्ट क्या है, मेरा फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, ठीक है। अब मान लो मेरी सेल दुगनी हो जाती है, अगर मेरी सेल दुगनी हो जाती है तो मेरा देखो वेरिएबल कॉस्ट भी दुगना हो गया, ठीक है, मेरा कंट्रीब्यूशन भी दुगना हो गया, मेरा फिक्स कॉस्ट तो सेम का सेम ही रहेगा, तो हिलेगा नहीं। मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स 2.4 टाइम्स हो गया, बिकॉज ऑफ मेरा फिक्स कॉस्ट सेम था, तो ये बढ़िया इंपैक्ट आया फिक्स ऑपरेशनल कॉस्ट से। अब आगे देखना, अगेन इंटरेस्ट जब मैंने माइनस किया तो मेरा इंटरेस्ट तो सेम ही था, अब जो बचा हुआ आया 10,000, तो ये कितना हो गया, 3.3 टाइम्स हो गया। सोचो, इससे पहले 2.4 टाइम्स हो रहा था मेरा जो ईबीआईटी था, बट ईबीटी कितना हुआ मेरा 3.3 गुना बढ़ गया, बिकॉज इंटरेस्ट अगेन एक मेरा फिक्स खर्चा घुसाया बिजनेस में, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई आपको, क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। ओके, यहाँ पर इसीलिए हमारा जो डीएफएल का फॉर्मूला होता है वो अगेन क्या होता है, इंटरेस्ट से पहले डिवाइड बाय इंटरेस्ट के बाद, दैट इज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो ये मेरा डीएफएल का फॉर्मूला बन जाता है। एक और एंगल से देख सकते हैं, जैसे परसेंटेज इंक्रीज वाला फॉर्म था, अगर मान लो मैंने 20% की सेल इंक्रीज करी, वही वाला क्वेश्चन में है ना, यस। तो हमने देखा था ईबीआईटी मेरा 28% बढ़ जाता है 20% इंक्रीज करने में, बिकॉज ऑफ मेरा फिक्स कॉस्ट नहीं हिलता, बिजनेस का जो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है वो नहीं हिलता, उसकी वजह से मेरा ये सेम रहने की वजह से मेरा ईबीआईटी 28% पे इंक्रीज हो जाता है। अब अगेन इंटरेस्ट सेम है, तो अगेन मैंने आगे क्या देखा, ईबीटी मेरा 46.67% बढ़ गया। यहां से देख रहे हो और इंक्रीमेंट मिला, बिकॉज एक और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट जो बिजनेस में घुस आई है इसकी वजह से, ठीक है ना, यस, इसकी वजह से।
ओके। अब देखो टैक्स मैं टैक्स माइनस करूंगा तो टैक्स क्या होता है, ईबीटी का परसेंटेज होता है, तो इसका परसेंटेज यहाँ 1500 था, इसका परसेंटेज यहाँ पे 50%, ये भी 22 होता है। तो ठीक है, अगेन ये मेरा राइज देखोगे सेम 46.6% है, क्योंकि ये फिक्स नहीं होता टैक्स, इट डिपेंड्स ऑन योर इनकम, इट इज नॉट द फिक्स अमाउंट, इट इज अ फिक्स चार्ज, है ना, फिक्स रेट है, फिक्स अमाउंट होना चाहिए। तो ये फिक्स अमाउंट नहीं है, ये फिक्स क्या है, हमारा रेट है, जो कि इस पे डिपेंड करता है ना। सिमिलरली फिर मेरे पास इसमें से माइनस किया, मेरे को ईएटी मिला, अर्निंग आफ्टर टैक्स मुझे इतना मिला, इसको शेयर से डिवाइड किया तो मुझे ईपीएस मिला। तो ईपीएस में भी जो चेंज आया वो मेरा उतना ही आया जितना पहले चल रहा था। दो ही हमारे फिक्स खर्चे थे, इंटरेस्ट और फिक्स कॉस्ट। उसी के बाद में देखोगे ना आपको चेंज मिला, देखो इसके जस्ट बाद में 20 से 28 हुआ, और इसके जस्ट बाद में हमारा 28 से 46.67% का इंक्रीज हुआ। तो हम क्या बोलते हैं, अगर मुझे डीएफएल का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज की फॉर्म में लिखना है ना, तो मैं बोलूंगा हमारा परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीटी। इंटरेस्ट से पहले जो चेंज हो रहा है वो डिनोमिनेटर में, इंटरेस्ट के बाद में जो चेंज इंक्रीज होकर आया वो न्यूमिनेटर में। तो 46.67 को मैंने 28% से डिवाइड किया तो ये मेरा 1.667 आ रहा है। तो ऊपर में भी देखोगे ना, ईबीआईटी को, ईबीआईटी ये वाला मत लेना, अरे इंक्रीज वाला मत लेना भाई, इसमें चेंज चेक किया, जिसमें चेंज चेक कर रहे हो उसको देखना है। तो ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी जैसे मैंने किया, यहाँ से मेरा 1.667। ऑलवेज रिमेंबर, चेंज इसमें कर रहे हो तो इसी को चेक करके लेना है, वैल्यूज चेंज मत कर देना, इसको इससे मत करना डिवाइड, जिसमें चेंज कर रहे थे उसको देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी 1.667 आ रहा है वैल्यू, और यहाँ से मेरा 1.667 आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो डॉल का फॉर्मूला क्या था, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी या फिर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। डीएफएल का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। डीएफएल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा अभी, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, या फिर डीएफएल का फॉर्मूला है हमारा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाय में परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अच्छा, मैं ये ईपीएस की जगह ना, ईपीएस की जगह ना मैं यहाँ पर ईएटी भी ले सकता था, मैं ईबीटी भी ले सकता था, बट उस केस में जब मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड जीरो है। बट अगर मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड जीरो नहीं हुआ तो वो क्या होगा पता है तुमको, वो भी एक टाइप का मेरा यहाँ पे फिक्स कॉस्ट के रूप में आएगा, ठीक है। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पर फिक्स कॉस्ट के रूप में आया ना, फिर मेरा यहाँ पर ये ई मिलेगा यार, इसको हम नेट इनकम भी बोलते हैं, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर मिलेगा या नेट इनकम मिलेगा, इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कराऊंगा फिर मैं, ठीक है। उस केस में मेरा ये भी इंपैक्ट देखा जाता है और ये भी इंपैक्ट देखा जाता है, फिर दोनों का इंपैक्ट आता है, ठीक है। उस केस में मेरा फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट चलता है, उस केस में मेरा फॉर्मूला डिफरेंट चलता है, ठीक है, याद रखना, ओके यस। उस केस में हम परसेंटेज चेंज वाली तरीके से बात नहीं करेंगे फिर, ठीक है, ओके। चलो नाउ, अब मेरा कंबाइंड लेवरेज क्या बोलते हैं, कह रहे कंबाइंड लेवरेज बड़ा सिंपल सी चीज है, दैट इज गिवन बाय डीसीएल, दैट इज डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, दिस दैट इज नथिंग एल्स बट अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, ठीक है। अच्छा, जब मैं इसको दोनों फॉर्मूला पुट कर देता हूँ, एक तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी एंड हमारा साथ में इसके ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ये जैसे ही मैंने फॉर्मूला पुट किया तो ईबीआईटी से ईबीआईटी कटा, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, डीसीएल का कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, ठीक है। या मैंने परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला काटा, तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी से परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कटा, तो ऊपर में आया मेरा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस और नीचे में आया परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं निकाल सकता हूँ, दोनों से आंसर मेरे को देखोगे सेम मिल रहा है, ठीक है, ओके। मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्मूला अगेन याद रखना ये वाला है, अगर मुझे दोनों वैल्यूज डॉल डीएफएल की दे रखी है तो मैं इससे निकालना प्रेफर करता हूँ, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला मैं तब लगाना प्रेफर करता हूँ जब मेरे पास में प्रेफरेंस डिविडेंड जीरो है, तो उस केस में लगाऊंगा। अगर जीरो नहीं है तो मेरा ऊपर में ईपीएस का चेंज अलग हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उस केस में ये वाला फॉर्मूला हम नहीं लगाते हैं, ठीक है, याद रखना, ओके गाइस। अच्छा, तो डीएफएल की डेफिनेशन क्या बोलती है, कह रहा है इट्स द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू यूज फिक्स फाइनेंशियल चेंज टू मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज इन ईबीआईटी और ईपीएस। मतलब क्या बोल रहा है, जो हमने फिक्स खर्चा लिया है ना, इंटरेस्ट है ना, या मैं कभी प्रेफरेंस डिविडेंड भी लूंगा, तो उसकी वजह से मेरा ईपीएस में जो चेंज आता है ना, बिकॉज ऑफ चेंज इन ईबीआईटी, उसको हम मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है गाइस। क्या ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा सोचेगा सर प्रेफरेंस डिविडेंड केस में इसको नहीं लगा सकते, क्या लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गिवन नहीं है वैल्यूज तो मैं यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड नॉन जीरो तो ईपीएस ही लिख सकता हूँ, फिर मैं इस ईपीएस को ना कंपेयर नहीं करूंगा, ईएटी और ईबीटी से कंपेयर नहीं कर सकता फिर मैं इसको, ठीक है, समझ में आया। फिर मैं परसेंटेज चेंज इन ईपीएस को ही ध्यान में रख के करूंगा। कहीं ये सोचे कि अरे सर फॉर्मूला तो लगा सकते थे, आपने ऐसे क्यों बोला नहीं लगा सकते। बेटा मैंने इसलिए बोला क्योंकि क्या होता है, फिर तुम लोग ना कंफ्यूज इसमें हो जाओगे कि देखो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन ईपीएस
EAT और मेरा EBT सेम आ रहा है। जब प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पे फिक्स घुसेगा ना, तो फिर उस केस में पता है क्या होगा, यहाँ 46.67 है, ये हो सकता है 60% हो जाए। तो उस केस में मैं ये वाली वैल्यूज इसके इक्वल नहीं लूंगा, तो फिर मैं परसेंटेज चेंज इन EPS बाय में परसेंटेज चेंज इन क्या करूंगा, सीधा मैं हमारा EBIT करूंगा। ठीक है, तो अगेन फिर उस केस में मेरा फॉर्मूला रहेगा तो यही, बट यहां पर जो ओब्लिक करके है ना, वो नहीं कर सकता फिर मैं। ठीक है, ये याद रखना। जैसे इस केस में ना ये दोनों चीजें, प्रेफरेंस डिविडेंड जब जीरो होगा तभी मैं परसेंटेज इन EPS और परसेंटेज इन EAT और परसेंटेज इन EBT को मैं मान सकता हूं। ठीक है, याद रखना इस बात को। ओके, समझ में आया ना। अगर DFL पॉजिटिव फाइनेंशियल लेवरेज दे रहा है, इसका मतलब मेरा DFL की वैल्यू 1 से बड़ी है। अगर मेरा DFL के अंदर में बोल रहा है वैल्यू 1 आ रही है, तो इसका मतलब कोई उसमें बिजनेस में फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है ही नहीं। जैसे इस केस में इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट भी जीरो, प्रेफरेंस डिविडेंड भी जीरो। ठीक है, अगर बिजनेस के अंदर मेरा EBT नील आया, EBT नील आया मतलब मेरा बिजनेस में अर्निंग बिफोर टैक्स नील बन गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट बराबर हो चुका है, और वो पॉइंट होता है मेरा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर मेरा नेगेटिव फाइनेंशियल लेवरेज है, इसका मतलब मेरे बिजनेस में अर्निंग बिफोर टैक्स मतलब इंटरेस्ट काटने के बाद मेरे को अभी लॉस बना है, इंटरेस्ट काटने के बाद मुझे लॉस बना है अगर मेरा नेगेटिव फाइनेंशियल लेवरेज आता है तो। ठीक है, क्या ये बात समझ में आया। देखो 0 से 1 के बीच में DFL कभी हो ही नहीं सकता, 1 से ऊपर होगा तो DFL पॉजिटिव। अगर ये मेरा DFL जो है इन्फानाइट आ गया ना, इन्फानाइट, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा इस केस में मेरा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट अकर हुआ है। इसका मतलब क्या है, मेरा रिस्क बहुत बहुत हाई है ना। EBT जीरो आना मतलब मेरा DFL इन्फानाइट हो गया, उस केस में मेरा क्या हुआ है, रिस्क बहुत बहुत हाई है, ऐसा समझ सकते हो तुम। ठीक है, DFL नेगेटिव आएगा, इसका मतलब क्या है कि बिजनेस ने अभी उतना नहीं कमाया कि वो इंटरेस्ट को आ पाए, या फिर इंटरेस्ट काटने के बाद हमें लॉस बन रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट काटने के बाद हमें लॉस बन रहा है। ठीक है, DCL के फॉर्मूले हमने देख लिए हैं, DCL इज DOL इंटू DFL। अब अगेन मैं इसका फॉर्मूला अगर डालता हूं तो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT इंटू में EBIT अपॉन EBT, ये वाला इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से कटेगा तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBT, ये वाला फॉर्मूला बनेगा। अगर मैं यहाँ डालता हूँ ये मेरा परसेंटेज चेंज इन, ठीक है, क्या था, EBIT बाय में परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सर सेल्स की जगह वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है, बट हम सेल लेके चलते जल्दी। यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन EPS। सर EAT EBIT लिख सकते हो अगर प्रेफरेंस डिविडेंड जीरो है तो। ठीक है, बाय में परसेंटेज चेंज इन EBIT, यहाँ से ये घटेगा अगेन, तो मेरे को क्या मिलेगा, ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा। अब ये फॉर्मूला हमने देख लिया, बट अगर मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड जीरो ना हो, अगर मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड जीरो ना हो, तो आपको याद है, देखो बिफोर टैक्स, देखो प्रेफरेंस डिविडेंड जो है ना, प्रेफरेंस डिविडेंड इज अ वैल्यू कहाँ माइनस हो रही है, देखो हम इनकम स्टेटमेंट में चलते हैं वापस से। प्रेफरेंस डिविडेंड हमारा कहाँ माइनस हो रहा है, दैट इज आफ्टर टैक्स, है ना, आफ्टर टैक्स डिडक्शन है। ये देखो आफ्टर टैक्स कटा, उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड कटा। जब फॉर्मूला देखा था ना आपने, फॉर्मूला देखा था EBIT बाय में EBT, तो ये दोनों ही वैल्यू EBIT भी और EBT दोनों ही वैल्यू क्या है, मेरी टैक्स से पहले की वैल्यू है, ये मेरे टैक्स के बाद की वैल्यू। तो इसको बिफोर टैक्स कन्वर्ट करना, किसी वैल्यू को बिफोर टैक्स कन्वर्ट करने के लिए हम 1 - t से डिवाइड करते हैं, याद आ रहा है। आफ्टर टैक्स कन्वर्ट करने के लिए 1 - t से मल्टीप्लाई, बिफोर टैक्स कन्वर्ट करने से डिवाइड कर दिया हमने 1 - t से। अच्छा, EBT क्या है मेरा, सर EBT एक्चुअली में क्या है मेरा, EBIT माइनस इंटरेस्ट है, तो मैंने EBIT माइनस इंटरेस्ट किसको लिख दिया, EBT को लिख दिया, है ना। दिस इज नथिंग एल्स बट आवर EBT। ठीक है, अब प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस होगा बट बिफोर टैक्स वाली वैल्यू, तो मेरा बिफोर टैक्स क्या हो गया, PD बाय में 1 - t। ठीक है, तो मेरा ये एक फॉर्मूला बनता है, इन केस प्रेफरेंस डिविडेंड है तो मेरा DFL का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, डॉल में तो कोई इफेक्ट है नहीं, डॉल तो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT था, तो उसमें कोई इंटरेस्ट का लेना देना ही नहीं है, उसमें कोई प्रेफरेंस डिविडेंड का लेना देना ही नहीं है, तो यहां पर ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, ओके, तो फॉर्मूला में क्या चेंज आया, ये तो मेरा EBT ही है, ये तो मेरा EBT ही है, यही वाला पार्ट, इसमें से मैंने माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड बाय 1 - टैक्स कर दिया है, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड जीरो नहीं है तो। बेसिकली प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना था, बट प्रेफरेंस डिविडेंड इज बिफोर टैक्स नॉट आफ्टर टैक्स वैल्यू, तो बिफोर टैक्स कन्वर्ट करने में इसलिए मैंने ये माइनस किया। सेम यहाँ पर भी मेरा जो अगर ये फॉर्मूला है EBT ही EBIT माइनस इंटरेस्ट है, इसमें से मैंने अब प्रेफरेंस डिविडेंड बाय में 1 - टैक्स बिफोर टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड वाली वैल्यू माइनस कर दी है। ठीक है, याद रखना ये वैल्यू। ठीक है, तो ये मेरे डॉल DFL DCL पे फॉर्मूला थे। अब मैंने आपको एक स्टार मार्क करके क्वेश्चन दे रखा है रिवीजन करने के लिए, मेरी जो मास्टर क्वेश्चन बैंक अगर आप वो फॉलो करते हैं तो उसमें क्वेश्चन नंबर 4 मास्टर बैंक का है, या ये मेरा स्ट्रेटजी मैट का भी क्वेश्चन है, इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज, अर्निंग पर शेयर सब कैलकुलेट करना
के लिए बोला है इसको ट्राई करना, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में कभी भी फाइनेंशियल लेवरेज की वैल्यू दे रखी है तो यूज दिस वैल्यू, डोंट फाइंड दैट वैल्यू, इसके अकॉर्डिंगली अपना वैल्यू निकालने की कोशिश करें, यूज दिस मस्ट, ठीक है। ऐसे ही अगर क्वेश्चन में कई बार मेरे को फाइनेंशियल लेवरेज ऑपरेटिंग लेवरेज दो रखा है तो दोनों में से एक से स्टार्ट करना, हो सकता है दूसरा वैल्यू दूसरे से लेकर करेंगे तो वैल्यू अलग है, इट्स ओके। हमारा हो सकता है ऑपरेटिंग लेवरेज अगर मुझे मान लो यहाँ पे कुछ दे रखी थी, है ना, दे रखी थी, तो वो वैल्यू से लेकर कैलकुलेशन करूंगा तो अलग आंसर आएगा, ये वैल्यू से लेकर करूंगा तो कैलकुलेशन अलग आंसर आएगा, दोनों में से एक को यूज करके हमें कैलकुलेशन करनी होगी, याद रखना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, मैंने आपको सॉल्यूशन भी इसका प्रोवाइड कर रखा है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप ट्राई करेंगे, मैंने इसका भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। ओके, नाउ अब छोटे छोटे से मेरे कुछ कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं, इस पे थ्योरी क्वेश्चन या मैं बोलूंगा एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फर्स्ट इज ब्रेक इवन एंड ऑपरेटिंग लेवरेज में क्या रिलेशन है। अब ये ब्रेक इवन ऑपरेटिंग लेवरेज के पैरेलल लिखा तो ये ऑब्वियसली बात है ऑपरेटिंग ब्रेक इवन लेवरेज की, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रहा है। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट कब था, जब मेरा बिजनेस में EBIT जीरो आया था। मतलब मेरा EBIT कैसे पैदा हो रहा था, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, कंट्रीब्यूशन आया, इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस किया, फिर EBIT आया। ये जीरो होने का मतलब क्या है, ये दोनों बराबर है, तो EBIT जीरो होने का मतलब क्या है, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, बिजनेस ने जो कॉन्ट्रीब्यूट किया वो उतना ही कर पाया जितना फिक्स कॉस्ट है। तो इस तरह बेसिकली ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इसके बढ़ने की वजह से आता है ना। तो हम क्या बोलते हैं, जितना ज्यादा फिक्स कॉस्ट होगा ना उतना ज्यादा मेरा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज है ना भाई। फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगा तो हल्के से परसेंटेज चेंज इन सेल्स में मेरा ज्यादा परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा। और अगर ये ज्यादा हुआ तो मतलब मेरा ब्रेक इवन पॉइंट हाई है, बिकॉज बिजनेस में अगर फिक्स कॉस्ट ज्यादा है ना तो मेरा बेसिकली क्या है, कंट्रीब्यूशन मुझे ज्यादा क्रिएट करना पड़ेगा, इसकी वजह से मेरा ब्रेक इवन पॉइंट ज्यादा आएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, मेरा वो वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन जिससे मेरा EBIT जीरो आ जाए। तो वो वैल्यू अगर फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगी, अगर वो फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगी, तो अगर इसको बढ़ाया तो ऑटोमेटिकली मेरा ब्रेक इवन पॉइंट दैट इज कंट्रीब्यूशन एट ब्रेक इवन पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। बस यही बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये रिलेशन है, एनालिसिस क्या है ब्रेक इवन पॉइंट का ऑपरेटिंग लेवरेज से, कि फिक्स कॉस्ट जब बढ़ाते हैं तो मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ता है, और ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ाने से मेरा क्या होता है, कंट्रीब्यूशन क्योंकि फिक्स कॉस्ट के इक्वल होता है ना, एट ब्रेक इवन पॉइंट, तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट भी बढ़ जाता है ना। तो ब्रेक इवन पॉइंट हाई होने का मतलब क्या, मेरा कंट्रीब्यूशन मुझे ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। यस, सिमिलरली अपोजिट ऑफ इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल, मतलब कि अगर मेरा फिक्स कॉस्ट लोअर हुआ तो मेरा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवल लोअर होगा, तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट भी लोअर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कितनी यूनिट्स बेचनी पड़ेंगी टू अचीव द ब्रेक इवन पॉइंट, कई बार हमें ये निकालना होता है, ठीक है। टू अचीव द ब्रेक इवन पॉइंट, कई बार ये क्वेश्चन में निकालना होता है कि कितनी यूनिट्स बेचनी पड़ेंगी टू अचीव द ब्रेक इवन पॉइंट। तो वो कैसे निकालोगे, कह रहे देखो कंट्रीब्यूशन ही फिक्स कॉस्ट है, तो बिजनेस में कंट्रीब्यूट कितना किया वो हमें चेक करना है, वो फिक्स कॉस्ट की इक्वल है। तो कह रहा है आप कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करना था, बट क्योंकि कंट्रीब्यूशन ही फिक्स कॉस्ट के इक्वल है तो फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करा दो सीधा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कि एक सामान बेचने पे आपके धंधे में कितना बचता है। 100 रुपये का बेचा, 30 रुपये उसका बनाने का खर्चा बोल दिया मोटा मोटा, है ना, कि वो वेरिएबल खर्चे उसके 30 रुपये, तो 70 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किया, ये एक का खर्चा है। आपको फिक्स कॉस्ट बिजनेस में 70,000 दे रखी है, तो 70,000 बाय 70 दैट इज 1,000 आपको यूनिट बेचनी पड़ेंगे टू अचीव द ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये चीज का यहाँ पे ये मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये होता है कि बिजनेस के अंदर में कितना ज्यादा आपने मार्जिन रखा हुआ है ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर। मतलब क्या हुआ, बिजनेस के अंदर में जो सेल होती है ना, सेल, उसमें से जब मैं ब्रेक इवन पॉइंट की सेल माइनस करता हूं ना, दैट इज बेसिकली कंट्रीब्यूशन वैल्यू एट फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो मुझे क्या मिलता है ना, इस केस में मेरी जो सेल होगी, इस केस में जो मेरी सेल होगी, मतलब ऐसी वैल्यू जिसमें मेरा कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के इक्वल आएगा, वो वाली सेल, ठीक है। या फिर बोलो जिसके केस में मेरा EBIT जीरो आएगा। तो इससे ज्यादा जो आपने सेल करी है ना, वो आपकी होती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल, है ना, कि ये आपने इतनी ज्यादा सेल कर रखी है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है कि आपकी सेल कितनी परसेंटेज ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ, है ना, इन रिस्पेक्ट टू ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो सेल कितनी ज्यादा है ब्रेक इवन सेल से, उसको माइनस किया, डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। तो ये क्या शो कर रहा है, ये आपको परसेंटेज में बता रहा है कि आपने कितना ज्यादा सेल अचीव किया है ब्रेक इवन पॉइंट से। तो आपके पास वो मार्जिन के रूप में है। मतलब अगर मान लो मैंने
1000 यूनिट बेचा और मैंने बोला मेरा EBIT 0 है, उस केस में मेरी सेल जो थी वो 70,000 थी, तो मेरी वो मार्जिन वो क्या है, मेरी ब्रेक इवन पॉइंट की सेल है। अब मैंने जैसे 1 लाख की सेल करी तो वो 30,000 पे मेरे पास जो मार्जिन आया ना, वो मार्जिन मेरा सेफ्टी का मार्जिन है। तो 30,000 बाई में 1 लाख की सेल, दैट इज 30,000। मान लो मैंने बोला 70,000 मेरा ब्रेक इवन सेल था, ठीक है, 1 लाख की मैंने सेल अचीव करी, तो अब मेरे पास में यहां पे 30,000 का बफर हो गया, ये मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल है। इसको जब मैं डिवाइड कराऊंगा 1 लाख से, इसको जब मैंने डिवाइड कराया 1 लाख से इनटू 100 किया, तो ये मेरे को क्या शो कर रहा है कि मेरा 30% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ये 30% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ठीक है, समझ में आपको बात। अब इसका मैं फॉर्मूला था, इसको जब मैं पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करता हूँ, कुछ कुछ करके हम करते हैं, तो हमारा ये रिजल्ट निकल आता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ लेवरेज, कि जितनी ज़्यादा डिग्री ऑफ लेवरेज होगी ना उतना कम मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ना, क्योंकि जैसे जैसे फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा तो मेरा क्या बढ़ेगा, ब्रेक इवन पॉइंट का सेल बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे ये बढ़ा, मान लो ये फिक्स है तो ये मेरा मार्जिन कम होना शुरू होगा, तो जैसे जैसे फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा तो मेरा डबल बढ़ेगा, है ना, और फिक्स कॉस्ट अगर बढ़ गया तो मेरा बेसिकली क्या हो गया, मेरा BEP सेल बढ़ गया, जिसकी वजह से मेरा मार्जिन कम हो गया। तो ये वही बात कर रहा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरा कम हो जाएगा। तो यही बोल रहा है कि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मैथमेटिकल रिलेशनशिप भी हमने क्लास में समझा हुआ है, ठीक है ना। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर घटा तो मेरा रिस्क बढ़ता है, और अगर ये बढ़ा तो इसका मतलब मेरा ये रिस्क कम होता है। सिमिलर गोज विद द डिग्री ऑफ लेवरेज, तो डिग्री ऑफ लेवरेज ही तो मेरा रिस्क मेजर कर रहा है, ठीक है ना। नाउ कह रहे फाइनेंशियल लेवरेज एज अ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कह रहे फाइनेंशियल लेवरेज को हम एज अ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्यों बोलते हैं, फाइनेंशियल लेवरेज को हम एज अ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्यों बोलते हैं। देखो हम फाइनेंशियल लेवरेज कैसे कर रहे हैं, है ना, फाइनेंशियल लेवरेज कैसे पैदा कर रहे हैं, अपना इक्विटी किसी को ट्रेड करके उससे फाइनेंस ले रहे हैं, है ना। तो हम ट्रेड करते हैं इक्विटी का, मतलब हम अपने बिजनेस का हिस्सा देते हैं किसी के पैसे के लिए। अब उस फिक्स कॉस्ट से, है ना, ट्रेड कर रहे हैं इक्विटी का, किसके लिए कर रहे हैं, फाइनेंस। और फाइनेंस के साथ क्या आएगा मेरे पास, फिक्स्ड कॉस्ट आएगी, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट लाएगा वो, है ना। अब वो जो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट लेकर आएगा ना, यस, कह रहे अगर मेरे बिजनेस के अंदर में मेरा जो ये फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट जो है, यस, ये फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट जो लेकर आएगा उससे मुझे क्या मिलेगी, लेवरेज मिलेगी। मैं चाहता तो यही हूं ना, फाइनेंशियल लेवरेज मिलेगी। जैसे अडानी जी वाला केस मैंने आपको समझाया था कि अडानी जी ने 100 करोड़ खुद के लगाए, 400 करोड़ जब उन्होंने डेट पे उठाए 8% से, तो उनका 20% से रिटर्न 68% पे चला गया। बट ये तब पॉसिबल है बेटर तरीके से जब मेरे पास में फाइनेंस जो फिक्स कॉस्ट से उठाया ना, दैट इज लाइक डेट या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कह रहे ये ज़्यादा लिया है आपने जो आपका बेसिकली इक्विटी से उठाया, कह रहे तब ज़्यादा मजा है इस चीज़ का। और उस केस में कह रहा है अगर आपने फाइनेंशियल लेवरेज का पॉजिटिव पार्ट उठाया, कह रहा है उस केस में आपने इतनी सेल इंक्रीज करना है, उस केस में आपने अगर इतनी सेल इंक्रीज करी कि आपको लेवरेज पॉजिटिव मिलना शुरू हुआ, तो आपकी बल्ले बल्ले है, ठीक है। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या बोलता है कि इट इज एप्लीकेबल व्हेन यू हैव फाइनेंशियल कॉस्ट फंड मोर देन, है ना, फाइनेंशियल कॉस्ट फंड मतलब कि जहां पे हमारे पास में फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट फंड, जहां पे हमारा बेसिकली आ गया हमारा डेट और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिनकी क्या होती है, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट होती है, दैट इज इंटरेस्ट एंड दैट इज प्रेफरेंस डिविडेंड। कह रहे हैं ऐसे कॉस्ट को, ऐसे फंड को हम क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट फंड या फिर फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट फंड, ठीक है। ये वाले जो फंड है अगर मेरे इक्विटी शेयर कैपिटल से ज्यादा होंगे तो हम बोलते हैं कि ट्रेड ऑन इक्विटी किया है। और उस केस में जो मेरा लेवरेज होगा ना, कह रहा है अगर अच्छा आया तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो उस केस में अगर हमारा जो फाइनेंशियल लेवरेज पैदा होता है वो हमें बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ओके, नाउ फाइनेंशियल लेवरेज इज अ डबल एज स्वॉर्ड। व्हाट डज इट मीन, फाइनेंशियल एज लेवरेज इज अ डबल एज स्वॉर्ड। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी से पैसा लेते हो, उसको आप फिक्स्ड इंटरेस्ट के रूप में या प्रेफरेंस डिविडेंड के रूप में पैसा दे रहे हो, अब उसका कुछ तो रेट होगा। जैसे हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ा था कि जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो इंटरेस्ट का कॉस्ट जो होता है कंपनी का, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ डेट। या फिर अगर प्रेफरेंस शेयर अगर हम पे लिया है किसी से, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने रेज किया है, तो उनको हमें प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा। और प्रेफरेंस डिविडेंड का जो कॉस्ट होता है उसको हम केपी बोलते हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, है ना। तो कॉस्ट ऑफ डेट या फिर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यस, तो कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता था, केडी, हम उसको कंसीडर करते हैं। मान ले प्रेफरेंस डिविडेंड वाला केस नहीं है अभी, ठीक है। कह रहे अब ये क्या खर्चा
जो कंपनी के सर पर एक्सपेक्टेड आएगा बिकॉज ऑफ रेजिंग द फाइनेंस, ठीक है ना। तो कह रहे अगर कॉस्ट ऑफ डेट हमारा बिजनेस के रिटर्न से ज्यादा, बिजनेस का रिटर्न अगर कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा हुआ तो कह रहे ये बढ़िया बात है, कह रहे कोई टेंशन ही नहीं है, ऐसे केस में आपको उठा लेना चाहिए, है ना। वो अडानी वाला केस कि अडानी जी ने 20% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था और उनको मिल रहा था 8% पे कॉस्ट ऑफ डेट, तो कह रहे बहुत ही बढ़िया चीज है भाई, कह रहे बहुत ही बढ़िया चीज है, आपको एडवांटेज होने वाला है, आप उठा लो, आपका फाइनेंशियल लेवरेज पॉजिटिव होने वाला है। बट अगर मान लो कॉस्ट ऑफ डेट था मेरा 8%, बट आपके धंधे ने सिर्फ 6% ही कमा के आपको दिया, तो जो -2% आपको होगा ना वो आपकी जेब से जाएगा, उस केस में मेरी फाइनेंशियल लेवरेज नेगेटिव भी होने वाली है, और ऐसे केस में हमें प्रेफर नहीं करना चाहिए। तो यही बोल रहा है, कह रहे हैं आपका कॉस्ट ऑफ डेट तो सेम रहता है, मान लो कॉस्ट ऑफ डेट हमारा 10% ही है मान लो, है ना, दोनों केस में, बट अगर मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा हुआ तो हमारे लिए पॉजिटिव है, बट अगर वो कम हुआ तो मेरे लिए वो नेगेटिव है। तो ये डबल एस वर्ड है, मतलब कि हमारे लिए फायदा भी दे सकता है और नुकसान भी दे सकता है। इट विल डिपेंड ऑन कि क्या मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा है या कम है, ठीक है ना। ओके, चलो लास्ट पॉइंट, कंबाइंड लेवरेज की एनालिसिस करनी होगी। आपके क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन आता है कि एनालाइज विच इज द बेटर केस, तो याद रखना जिसका डॉल लो होता है ना, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज लो होता है और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज लो होता है, तो इन दोनों से ही कंबाइंड डिग्री ऑफ लेवरेज बनेगा, है ना। जो डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज होगा ना वो भी लो निकलेगा, क्योंकि ये भी लो, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी एक छोटा नंबर देगा, तो इसका मतलब बिजनेस में लेवरेज ही बहुत कम हुई है। बट अगर मान लो मेरा बिजनेस में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज हाई हुआ, मतलब बिजनेस में अपने ऑपरेशन के अंदर में बहुत सारे फिक्स खर्चे घुसा रखे हैं और बाहर से उधारी में भी बहुत ज्यादा पैसा ले रखा है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन तो वेरी वेरी हाई बन जाएगा। उस केस में तो बिजनेस में रिस्क की प्रपोर्शन बन जाएगी, तो कह रहा है ये भी बहुत रिस्की प्रपोर्शन है, इसको प्रेफर नहीं करना चाहिए। कह रहा अगर बिजनेस में मैंने बहुत फिक्स खर्चा घुसा रखा और बाहर से उधारी ली नहीं है, तो मतलब आपने दूसरों के पैसे का कोई यूज नहीं किया, अपना ही पैसा बहुत धंधे में घुसा दिया है, तो कह रहा है ये भी बहुत प्रेफरेबल वाली केस नहीं है, ये भी समझदारी का केस नहीं है। आपके बिजनेस में आपने बहुत सारा पैसा खुद से घुसा दिया है ना। जैसे कुछ शार्क टैंक में ऐसे केसेस आते हैं, वो बोलते हैं कि हमने अपने बिजनेस अपना ही पैसा 15-20 करोड़ बिजनेस में घुसा रखा है, तो बोलते हैं इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पे कोई डंडा देने वाला ही नहीं है, तो वो केस भी हम प्रेफरेबल नहीं मानते हैं, क्योंकि बिजनेस के ऑपरेशन की वजह से, बिजनेस के ऑपरेशंस के खर्चों की वजह से एक रिस्क तो आ ही रहा है यहाँ पर। अगर सेल नहीं हुई तो वो ज्यादा बढ़ेगा और आपने दूसरों का फंड का भी यूज नहीं किया। ऑल्दो डीसीएल विल बी मॉडरेट, है ना, बट डीएफएल लो है, दूसरों के फंड में नहीं लिया, तो हो सकता है कि आपका बिजनेस में नुकसान हो, तो हम इसको भी प्रेफरेबल नहीं मानते हैं, मच प्रेफरेबल नहीं मानते हैं। प्रेफरेबल कौन सा केस है, जब बिजनेस के अंदर में ऑपरेटिंग लेवरेज कम हो बट हमारी फाइनेंशियल लेवरेज हाई हो, मतलब हमने दूसरे के पैसे का तो बहुत अच्छा खासा यूज किया, बट बिजनेस में हमने कम से कम फिक्स खर्चा घुसा रखा है, तो उस केस में जब इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा वो एक मॉडरेट वैल्यू आएगी और मुझे टोटल एज अ कंबाइंड लेवरेज मिलेगा इन द टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड, क्योंकि मेरे पास में मॉडरेट वैल्यू आई, यहां से भी आती मॉडरेट वैल्यू, यहां से भी आती, बट यहां पर आती, तो बट मेरा दूसरों के पैसे का यूज नहीं किया ना, किया मैंने अपने पैसे का यूज, मतलब मैंने अपने बिजनेस में खुद ही बहुत बड़ा पैसा घुसा रखा है, तो कह रहे वो प्रेफरेबल केस नहीं होना चाहिए। तो इस केस का डीसीएल से ज्यादा बेटर है कि आप दूसरे का पैसा लो और मिनिमम से मिनिमम फिक्स कॉस्ट बिजनेस में एज अ ऑपरेशन घुसाओ, ठीक है ना। तो ये हमारा कंबाइंड लेवरेज एनालिसिस है। तो इसी के साथ छोटी सी क्रिस्प क्लास के अंदर में हमारा लेवरेजेस का कॉन्सेप्ट होता है कवर। मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिया एज अ होमवर्क, वो आप ट्राई करेंगे और मिलेंगे ऐसी ही और प्यारी इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा बच्चा पार्टी, लव यू ऑल, सी यू सून।